नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा योगदान आपको पता ही है एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास का एनसीईआरटी खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद 9th क्लास का एनसीईआरटी खत्म करने वाला हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या पुलिस का हो, स्टेट टीचर का हो, सीटेट का हो, स्टेट का हो, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि ट्रेंड पे चल रहा है आजकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ट्रेंड पे चल रहा है। और 80% क्वेश्चन 10th क्लास से रह रहे हैं और 20% क्वेश्चन 9th क्लास के एनसीईआरटी से रह रहे हैं। तो सबसे पहले 10th क्लास को इसी खत्म करते हैं। और 10th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस या कोई भी सब्जेक्ट इजी होता है 9th एज कम्पेयर टू 9th क्लास के। तो सबसे पहले 10th क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहले इसको खत्म करते हैं, ये केमिस्ट्री में आता है। ये फर्स्ट जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। यानी गर्मियों में जब दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, दूध दही हो जाता है, खट्टा हो जाता है। यही बात बोल रहा है। लोहे का तावा या तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब लोहे को जो तवा या कील होता है उसको वायुमंडल में खोल दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। उसमें नमी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो उसमें तो मूर्छा जंग लग जाता है। ये सब अंगूर का किण्वन हो जाता है। जो अंगूर से शराब बनाई जाती है तो वो किण्वन की विधि द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये सब चीजें नॉर्मल जो हमारे जीवन काल में जो जीवन में जो चलती रहती हैं, नॉर्मल जो विक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, वो सारी चीजों के बारे में दिया गया है। और ये कुछ लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया भौतिक पदार्थ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो पिछले कक्षाओं में पढ़े गए हैं। ये सब नॉर्मल चीजें दी हुई है जो पढ़ के आप समझ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन आपका बनना नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता है। आपका क्वेश्चन बनना यहाँ से नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाता है। चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाए। क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम का जो तत्व है उसको रिबन जैसा लपेटा हुआ था, गोल गोल लपेटा हुआ होता है। उसको श्वेत लौह के साथ जब जलाया जाता है, जब श्वेत आग जो होता है उससे जलाया जाता है तो श्वेत रंग का चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी सफेद व्हाइट चूर्ण में होता है पाउडर, तो श्वेत पाउडर में वो परिवर्तित हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तो वो किस कलर का पाउडर देता है, किस कलर का पाउडर में वो परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन होगा लाल, पीला, हरा, उजला। तो आप यहाँ से इजीली लगा सकते हैं श्वेत चूर्ण, यहाँ से बनता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का कारण बनता है। देखिए, जब मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको ऑक्सीजन के साथ जब दहन होता है तो MgO होता है, माने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर दहन एक शब्द आया है। देखिए, मैग्नीशियम श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो यहाँ पर दहन एक जो वर्ड आया, दहन मीन्स होता क्या है, दहन मीन्स होता है कि कोई पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और गर्मी देता है। मतलब कोई भी पदार्थ हो जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है यानी अभिक्रिया करता है और गर्मी देता है तो वहां पर दहन होती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दहन क्या चीज है। तो श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो क्या होता है कि जब आग के साथ आप दहन कीजिएगा तो वो वायुमंडल में होता है, वो ऑक्सीजन तो होता ही है वायुमंडल में, तो उसी के साथ रिएक्शन करके ये सफेद रंग का पाउडर, और ये पाउडर कैसा होता है, गंधहीन होता है। तो आप ये सब नोट करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो कि करने के लिए दिया गया है। ये सब चीजें अब एग्जाम के रिलेटेड इतना कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे पहचान सकते हैं। मेनली ये चीज, ये इसमें जो कहा गया है कि आप रासायनिक अभिक्रिया किसी को कैसे कर सकते हैं, क्या उसका पहचान है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें ये 1 2 3 4 कंडीशंस फॉलो होती हैं। आपको ये सब याद रखना है। अवस्था में परिवर्तन होगा, चारों में से कोई एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, चारों हो सकते हैं। यानी रिएक्शन में जरूर इनमें से कोई एक होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन एक जरूर होगा। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि अभिक्रिया से पहले यानी रिएक्शन से पहले वो लिक्विड में हो, अभिक्रिया के बाद वो ठोस में बदल गया हो, या अभिक्रिया से पहले वो ठोस में हो, अभिक्रिया के बाद वो द्रव में बदल गया हो। अब जैसे क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे अवस्था में परिवर्तन, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो H2O में बदलते हैं।
तो ये क्या होता है, ये दोनों गैस में रहते हैं। जब रिएक्शन के बाद ये जल बन जाते हैं, यानी ये गैस में था, ये भी गैस में था, लेकिन जब रिएक्शन किया तो ये क्या हो गया, जल बन गया, यानी लिक्विड में बन गया, ये लिक्विड हो गया। तो यही बात ये बोल रहा है कि अवस्था में परिवर्तन होता है या रंग में परिवर्तन होता है। तो रंग में भी परिवर्तन है। मान लीजिए आप कोई रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन से पहले हरा रंग का हो, रिएक्शन के बाद वो पीला रंग हो जाता है, या फिर सफेद रंग का हो, नीला रंग का हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। देखिए अब जैसे मैग्नीशियम रिबन को ही ले लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को ही लेकर चले अगर आप, तो जब मैग्नीशियम रिबन का कलर दूसरे रंग का होता है, लेकिन जब वो रिएक्शन किया करता है जो सफेद लौ के साथ जलता है तो व्हाइट कलर का हो जाता है, यानी रंग में भी इसमें चेंजेस हो जा रहा है। तो रिएक्शन में रंग भी चेंज होता है। और आगे देखिए गैस का उत्सर्जन या निष्कासन। आप देखे होंगे कि अगर रिएक्शन होगा तो उसमें गैस में भी उत्सर्जन होता है। हो सकता है रिएक्शन के बाद कोई गैस निकले, हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन निकले, या कोई भी गैस निकले, तो ये गैस का निष्कासन भी होता है उसमें। अब चौथा, तापमान में परिवर्तन, यानी तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि रिएक्शन से पहले वो ठंडा हो, रिएक्शन के बाद वो गर्म हो गया हो, या रिएक्शन से पहले वो ठंडा हो और रिएक्शन से पहले वो गर्म हो और बाद में ठंडा हो गया हो, मतलब टेम्परेचर कुछ और हो, बाद में टेम्परेचर कुछ और हो गया हो। तो ये चार चीजें मेनली होती है रिएक्शन में। ये चारों में से कोई एक चीज होती है या चारों हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। यानी हमारे आसपास जो भी रिएक्शन हो रही है, आप देख रहे हैं खाना खा रहे हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मोमबत्ती जल रही है वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हर जगह गाड़ी में डीजल जल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये भी जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है उनके बारे में बताया। चलिए अभी आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वही बात है जो ऊपर वाला बात लिखा हुआ है। जब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यही बात बोला गया है। आप याद रखिएगा, कभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये सफेद रंग का पाउडर होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और गंधहीन होता है, इसमें गंध नहीं होता है। दहन आपको पता ही है, दहन भी आपको बता दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में सरलतम विधि माना जाता है। अब क्या होता है, कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया है उसको कहानी जैसे आप लिखिएगा तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप कॉपी पर लिखने बैठिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह जल बनता है। ये कितना लंबा हो गया। और केमिकल रिएक्शन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको लिखना बहुत संभव नहीं होता है, टाइम का भी बर्बादी होता है और स्पेस का भी बर्बादी होता है। आप ये कॉपी पर उसको लिख नहीं पाते, तो इसको छोटा करने के लिए शब्द समीकरण एक उसके जगह पे आया है। जिसे ये सब पूरा कहानी ना लिख के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इन दोनों को रिएक्शन कराया गया, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसी चीज को हम लिखते हैं अगर कहानी के रूप में, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये कितना लंबा हो गया। तो ये कहानी जैसा लिखना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत लंबा विवरण हो जाता है, बहुत स्पेस घेरता है, टाइम भी बर्बाद होता है। तो इसीलिए उसके जगह पर शब्द समीकरण का प्रयोग हुआ। अब देखिए जैसे ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यही बात ये बोल रहा है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों का अभिकारक, ये दोनों को उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक उत्पाद किसको कहते हैं, इसको सरल भाषा में हम यहाँ पर पढ़ देख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये दोनों भाग ले रहे हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो तीर के इस साइड रहते हैं, जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तथा जो रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। यानी इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो चीज बनता है वो उसे उत्पाद कहते हैं। यानी तीर के उस साइड, मतलब दाएं वाले साइड को उत्पाद कहेंगे, बाएं वाले साइड को अभिकारक कहेंगे। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं। आप पहचानने का ये ट्रिक समझ लीजिए, जो तीर के इस साइड है यानी बाएं साइड है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो इन दोनों के रिएक्शन से जो चीज बने, जो चीज
प्राप्त हो हमें उसे उत्पाद कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। वही चीजें कहा गया है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। यही सिंपली चीज मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए ये इस पर लिख दिया हूँ। जैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ये चीज आपको याद कर लेनी है और नोट करते चलना है। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे ये क्या बोल रहा है, जैसे आपका जैसे सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, जब ये दोनों मिलते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी नमक बनाते हैं। ये आप लोग रिएक्शन तो बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको आप जानते ही होंगे। तो वही ये बात बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जैसे जब शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है, मैंने इसको बोल रहा है, ये तीर को निशान को उत्पाद अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। मतलब रिएक्शन में अभिकारक और ये अभिकारक और जो उत्पाद है उसके बीच एक तीर का साइन लगता है। अभिकारकों के बीच योग चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। मैं वही चीज बताया, जो अभिकारक है उनके बीच प्लस का ये चिन्ह लगाकर, ये जो प्लस है ये प्लस चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। और इसको हमेशा देखिए कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, इसको बाईं ओर। यानी अभिकारक को हमेशा, ये अभिकारक है ये दोनों, इनको हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, तीर के बाईं ओर, और उनके बीच जो भी भाग ले रहे हैं उसमें उनके बीच प्लस लगाकर दर्शाया जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच योग लगाकर चिन्ह देकर उसे दाईं ओर लिखा जाता है। यानी जो ये जो है, ये जो नमक है, नमक बना तो ये क्या है, उत्पाद है। मैं अभी बताया, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रिएक्शन करके जो देते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को हमेशा क्या लिखा जाता है, चिन्ह उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है, RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है, इस साइड लिखा जाता है उत्पाद को। और उनके बीच भी योग चिन्ह लगाया जाता है। मान लीजिए NaCl तो बन गया, इसके अलावा अगर कुछ बने, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो, अगर ये इसके नमक के अलावा और कुछ भी बने तो यहाँ पर भी प्लस लगा के चिन्ह, यहाँ भी प्लस लगाया जाता है। मान लीजिए नमक भी बना और साथ में जल भी अगर बनता, ऐसे जल नहीं बनता, अगर जल भी बना तो यहाँ प्लस लगा के इसको दर्शाया जाता है। आप समझ गए, अभिकारक के बीच भी प्लस लगाकर दर्शाया जाता है और उत्पाद में भी प्लस, मतलब दो उत्पाद बने तो उन्हें प्लस लगाकर दर्शाया जाता है। यही बात ये बोल रहा है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो तीर का जो दिशा होता है, जो जिस दिशा में ये दिखा रहा है ये उत्पाद होता है, और इसका जो पीछे वाला दिशा है, पोछ वाला जो दिशा है, यह अभिकारक को दर्शाता है। मैंने वही बात है, दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है, बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है। जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें अभिकारक कहते हैं, और एक से अधिक अगर अभिकारक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और तीर के दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है, और इसमें जो एक उत्पाद बने तो ठीक है, दो उत्पाद भी बने तो भी ठीक है, उनके बीच प्लस लगाकर दर्शाया जाता है। मैंने यहाँ भी प्लस लगाकर दर्शाया जाता है। खैर ये H2O नहीं बनता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण को इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। तो बात ये कर रहा है दोस्तों, जैसे पहले साइंटिस्ट को लगा कि जो कहानी जैसा लिखा जाता है वो लिखना थोड़ा ज्यादा टाइम लेंदी हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है और स्पेस भी घेर रहा है, तो उन्होंने ये शब्द समीकरण का आविष्कार किया। लेकिन फिर सोचे कि इससे भी क्या हम लोग संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ये भी लिखना, अब मान लीजिए ऑक्सीजन लिखना, फिर मैग्नीशियम लिखना, ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है, इसमें भी टाइम बर्बाद हो रहा है। तो क्या इससे भी छोटा कोई विधि हो सकता है? तो इस विधि को छोटा करने के लिए उसके जगह पर नया चीज खोजा गया, रासायनिक समीकरण लिखना। अब क्या होता है कि जो भी अब मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम, अब इसके जगह क्या लिखा है उसका सूत्र लिखने लगा पहले। अब मैग्नीशियम जो हुआ मैग्नीशियम, अब इसके जगह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बने। तो इनसे भी अगर इससे भी अब संक्षिप्त रूप साइंटिस्ट खोजने लगे, तो इसको जगह क्या कर दिया लोग,
Mg, इसका संकेत अब देने लगा MgO2, ये क्या हो गया MgO, माने वही बात ही है। तो इससे भी अब छोटा रूप खोजा गया। अब शब्द समीकरण के रूप में अब सूत्र समीकरण लिखने लगा गया, रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाने लगा। अब देखिए क्या बोला, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें, क्या दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है। यदि समीकरण संतुलित है, अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, यदि अगर नहीं है तो वो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। देखिए क्या होता है कि अब जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन लोग के परमाणु की संख्या जो जैसे ये O2 है ना, तो ये 2 है ना, ये ही परमाणु की संख्या है। जैसे वो मैग्नीशियम के आगे कुछ नहीं है, जो परमाणु की संख्या आगे हो गई या यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी ये इसमें 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर होता है, तो यहाँ पर 2 है, यानी ये असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो इसको क्या है, यहाँ से 2 से यहाँ पर आगे 2 लिख देंगे। अब 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम तो एक ही है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे। यानी ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित, ये भी संतुलित, सभी संतुलित। यानी रासायनिक समीकरण में संतुलित करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण को आप कैसे भी लिख दीजिए, अगर आप संतुलित नहीं करेंगे तो वो अधूरा ही माना जाएगा। यही बात ये बोल रहा है, मतलब दोनों ओर पहले देखेंगे, समीकरण के दोनों ओर देखेंगे कि क्या परमाणु की संख्या समान है या नहीं समान है। अगर नहीं समान है तो छोड़ दीजिए और रिएक्शन आपका वैसे भी सही है। अगर असमान है, जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, तो इन लोग को क्या करना पड़ेगा, समीकरण बने इसको संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ पर परमाणु की संख्या गिनना पड़ेगा। यही बात ये सब बोल रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसमें आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। अब यहाँ आया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम का खोज एंटोनी लेवोजियर ने किया था, फ्रांस का रहने वाला था, 1789 में किया था। इसका अन्य नाम, जो द्रव्यमान संरक्षण का एक अन्य नाम है, द्रव की अविनाशिता का नियम। मतलब यही द्रव्यमान का सुरक्षता का नियम क्या कहता है, यहाँ पर लिखा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जाता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब समझ लीजिए, ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान का निर्माण नहीं कर सकते न ही विनाश कर सकते हैं रासायनिक समीकरण में। इसका एक अन्य नाम द्रव की अनिश्चितता होता है। द्रव्यमान संरक्षण का अन्य नाम एक द्रव्य की अनिश्चितता भी कहा जाता है, अविनाशिता, द्रव की अविनाशिता कहा जाता है। इसकी खोज एंटोनी लेवोजियर ने किया था। क्योंकि ये एनसीईआरटी के में जो ये द्रव्यमान संरक्षण लिख दिया है, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और ये फ्रांस का रहने वाला 1789 में खोज किया था। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, अगर 100 ग्राम ए है और 5 ग्राम बी है, तो ये जो उत्पाद बनाएगा वो 15 ग्राम बनाएगा। यही कह रहा है। जैसे ये क्या हो गया, जैसे आप समझ लीजिए, मान लिए 5 ग्राम आपका हाइड्रोजन है और 10 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सॉरी। अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन है और 10 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिलके 10 और 5 15, यानी 15 ग्राम आपका ये जल बना कर देंगे। यही बात द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जाता है। यानी 5 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा और 10 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो ये दोनों मिलकर 15 ग्राम जल बनाएंगे। अगर ये 3 ग्राम हाइड्रोजन हुआ और ये 2 ग्राम ऑक्सीजन हुआ, तो ये टोटल मिलकर 5 ग्राम जल बनाएंगे। यही बात बोल रहा है, तो यहीं पे ये बात बोल रहा है। अब इसका कहने का मतलब यही है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का कुल द्रव्यमान
अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इसका द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान जो ये अभिकारक है, अभिकारक का जो द्रव्यमान है ये हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसलिए देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो परमाणु जो इसका परमाणु है दोनों को संतुलित इसीलिए किया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक का जो हम लोग ऊपर अभी जो समीकरण जो हम लोग संतुलित किए थे ये वाला, तो ये इसीलिए किए थे, करना पड़ता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण यही नियम कहता है कि जितना ये हो इतना ये हो, जितना भी ये हो, दोनों अभिकारक में कोई भी कितना भी वजन हो, इन दोनों को जोड़कर उत्पाद उतना होगा। अगर ये 50 ग्राम है और ये 50 ग्राम है तो ये उत्पाद एकदम 100% 100 ग्राम ही होगा। अगर ये 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है तो ये उत्पाद 15 ग्राम ही बनेगा। यही नियम कहा जाता है, इसीलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। वही बात, यानी अभिकारक का परमाणु संख्या और उत्पाद का जो परमाणु संख्या उसको समान करना रहता है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित आवश्यक है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। नहीं, कंकाली समीकरण क्या? असंतुलित समीकरण। आपको ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए कि कंकाली समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित किसे कहते हैं? देखिए, इसका मतलब होता है किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र के परमाणु संख्या का संतुलन में न हो। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप अभिकारक जो होता है और उत्पाद है उनके सूत्र के परमाणु संख्या अगर संतुलन में ना हो, मतलब कोई 2 हो, वो इधर 3 हो, उधर 5 हो तो इधर 4 हो, या अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, किसी में भी अगर वो संतुलित में नहीं है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। और असंतुलित समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण। ये हमको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कंकाली समीकरण किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन देखा है, ए संतुलित समीकरण, ए बी असंतुलित समीकरण, सी कुछ भी कह सकता है जैसे द्विघात समीकरण, डी रेखीय समीकरण। तो आपको क्या लगाना है? असंतुलित समीकरण। यानी जो समीकरण संतुलित ना हो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं, और जो समीकरण संतुलित हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो क्या संतुलित है? नहीं, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम तो एक है लेकिन यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, ये तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो ये क्या है? असंतुलित समीकरण, यानी कंकाली समीकरण। अब इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर अगर आप समीकरण लिख के छोड़ देते हैं तो ये गलत होता है, इसको संतुलित करना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये 2 है, यहाँ 1 है, तो इधर भी हम क्या कर दिए? 2 कर दिए, तो ये अब क्या हो गया? आपका संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी हो गया, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी हो गया, तो क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण 1.2 को संतुलित करिए और हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। यानी ये एक समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है, यही बात क्या है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अगर रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इनका आगे सूत्र लिखा है, जिंक का जो फॉर्मूला होता है Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 आता है, और जिंक सल्फेट का क्या होता है? ZnSO4, और हाइड्रोजन का H2 होता है। अब देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं। देखिए पहले हाइड्रोजन जिंक जो है 1 है, यहाँ पे, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सही है। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ये क्या है? ये समीकरण संतुलित है। तो पहले आपको चेक कर लाएंगे समीकरण संतुलित है या नहीं है। तब सबसे पहले ये क्या कहता है? शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। अगर शब्द में लिखा हो तो पहले उसको सूत्र में लिखिए। पहला चरण ये, आपका क्वेश्चन ये दे दिया तो आपको पहले सबसे पहले उसको सूत्र में लिख लेना है। अब तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना करें। वही जो मैं बताया, तीर के दोनों ओर के परमाणु संख्या की तुलना करें कि हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 है ना। अगर नहीं है तो फिर आपको संतुलित करना पड़ेगा, तो ये चेक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही चीज है, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो ये देखिए जो जिंक है, जो मैं बताया, परमाणु संख्या काउंट कर लीजिए। देखिए यही इक्वेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पहले जिंक का देखेंगे, जिंक का परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु की संख्या जिंक 1 है, इधर भी 1 है। या अभिकारक में चेक करेंगे, फिर एक बार उत्पाद में चेक करेंगे। तो अभिकारक में भी 1 है जिंक, और इधर देखिए उत्पाद में भी 1 है। तो ये पहले लिखा गया है, देखिए जिंक यहाँ भी 1 है। अब आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। अब आते हैं यहाँ पर सल्फर को, तो सल्फर भी 1 है, देखिए सल्फर भी इधर 1 है और सल्फर इधर भी 1, देखिए सल्फर भी 1 है। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ये दोनों ओर बराबर है, यानी ये समीकरण संतुलित है। तो ये देखिए लिखा, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब चलिए, अब जब जिक्र कर दिया है, अब जब जिक्र इन तत्वों का कर दिया है तो इनके बारे में भी जान जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जिंक का भी ये जिक्र कर दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी जिक्र कर दिया, जिंक सल्फेट का भी जिक्र कर दिया, हाइड्रोजन का जिक्र किया है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले आप सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 और इसका pH मान 2 से 3 तक होता है। ये प्रबल अम्ल होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक रसायन है, यह भी आपको याद करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक रसायन है। आगे गंधक का अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट, ऑयल ऑफ विट्रोल, इसका अन्य नाम गंधक का अम्ल भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और ऑयल ऑफ विट्रियल भी इसको कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल भी इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ऑयल ऑफ विट्रियल ये कहा जाता है। अब आता है, अब जिंक सल्फेट के बारे में जान लेते हैं। जिंक सल्फेट का भी जिक्र किया है। तो जिंक सल्फेट क्या होता है, यह सफेद रंग का होता है। यह गोस्लाराइट भी इसको कहा जाता है, गोस्लाराइट भी इसका अन्य नाम है। और ZnSO4 इसका फॉर्मूला होता है 7H2O, इसमें 7 जल होता है, 7 आणविक जल होता है। तो आपको याद रखना है कितने जल आणविक जल इसमें होता है, तो 7 आणविक जल होता है। ये 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है तो फॉस्फीन गैस बनता है। अब ये 400 डिग्री पर जब इसको गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस नामक गैस बनता है। जिंक सल्फेट को जब 400 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस बनता है। ZnSO4 मेथेनॉल ग्लिसरॉल में घुलनशील होता है तथा अल्कोहल में अघुलनशील होता है। यानी जिंक सल्फेट जो है मेथेनॉल और ग्लिसरॉल में घुलनशील होता है, यानी मेथेनॉल और ग्लिसरॉल में घुल जाता है, जबकि अल्कोहल में यह नहीं घुलता है। पौधों में उर्वरक के रूप में इसका उपयोग होता है, यानी पौधों में यह खाद के रूप, उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं, अब उसके बाद ये जिंक है, आपको याद करना है जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है, यह भी याद रखना है। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ये चीजें इसलिए फैक्ट आपको अलग से बताया जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया है, तो इसके बारे में कुछ आपको जानना जरूरी है कि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो आप अपने से भी जितने इन सब चीजों के बारे में अपने से भी थोड़ा रिसर्च करके आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब एक और समीकरण दिया है, इसको भी संतुलित करने के लिए बोल रहा है। अब हम निम्न समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, माने वो तो संतुलित था ऊपर वाला, अब इसके बाद एक दूसरा दिया है, इसको भी संतुलित करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले वैसे ही देखिएगा, इधर लोहा देखिए Fe लोहा होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या आप जानते हैं कितना होता है, आपका ये भी याद रखना है। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, 26 होता है, ये भी आपको याद करके रखना है। आप नोट करते जाइए, देखिए इधर लोहा कितना है, 1 है, आयरन इधर 1 है, इधर कितना है, 3 है, यानी ये समीकरण संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ये तो ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इसको संतुलित करना है। तो आपको संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको नोट कर लेना है कि कौन कहाँ है। आप सबसे समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे आपको जो भारी लग रहा है, सबसे पहले आप बड़े वाले को सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा परमाणु किसके पास है, इसके पास है, तो पहले इसी को संतुलित कीजिए। आप ऑक्सीजन को पहले संतुलित कीजिए। यही सब चीजें आपको आगे बताया गया है, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। यानी पहले चेक कर लीजिए किसमें सबसे ज्यादा अंक है, माने कौन ज्यादा परमाणु रखा है। तो ये 4, चाहे ये इधर हो चाहे उधर हो, जिसका भी अगर संख्या ज्यादा है पहले उसको संतुलित कीजिए। यही बात बोल,
तो देखिए यही है, यही आपका है Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2। ये असंतुलित है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर Fe मतलब आयरन 3 है, यहाँ पर आयरन 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले मैं क्या बोला, जिसका परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है, ये 4 है, पहले इसी को संतुलित कीजिए। यानी ऑक्सीजन इधर 4 है तो इसको भी ऑक्सीजन 4 बनाइए। तो इसको 4 करने के क्या करते हैं, आगे 4 से इसको आगे 4 लगा देंगे। यहाँ पे 4 नहीं लगाया जाता है क्योंकि फॉर्मूला में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके फॉर्मूला में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो O2 है वो O2 ही रहेगा। आप उसको संतुलित करने के लिए O5 O6 नहीं कर सकते। आप उसके जो ओरिजिनल उसका फॉर्मूला है उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहां पर आगे लगाया जाता है। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लगा दीजिए। अब 4 लगा दिए तो देखिए कि ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, 2 यहाँ पे 4 यहाँ, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 ही है। तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सेम वही उतार देंगे और यहाँ पर 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया और ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन अब जो ये लोहा है Fe, ये तो संतुलित नहीं हुआ क्योंकि इधर 3 है, इधर सिर्फ 1 ही है। तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, ये हो गया, पूरा समीकरण संतुलित हो गया। आप देख लीजिए अब ये संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पे 3 लोहा हो गया, इधर भी 3 लोहा, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 यहाँ, 2 H2 यहाँ, 4 आगे, 4 दूनी 8, इसमें गुना किया जाता है। तो 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और यहाँ 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो ये समीकरण संतुलित है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ Fe3O4 का जिक्र किया है, जल का जिक्र किया है, लोहा का जिक्र किया है, हाइड्रोजन का जिक्र किया है। तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए Fe3O4 Fe3O4 आपको लोहा के बारे में पता ही हो, बता दिया हूँ। लोहे का परमाणु संख्या आपको याद कर लेना है 26। हाइड्रोजन का पता ही है, 1 पे आता है। हाइड्रोजन खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ऑक्सीजन ये कितने पे आता है, तो ऑक्सीजन आता है आपका 8 पे ऑक्सीजन आता है। इसकी खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले किया था। अब Fe3O4 इसके बारे में जान लीजिए। इसको, इसका अन्य नाम मैग्नेटाइट भी कहा जाता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, फेरी मैग्नेटिक भी कहा जाता है। ये याद रखनी है। इसका रंग भूरा होता है, ग्रे कलर का भी होता है, काला रंग का भी होता है। Fe3O4 भूरा भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है, काला भी होता है। प्रकृति में सबसे मजबूत चुंबकीय पदार्थ है। ये जो Fe3O4 है ये प्रकृति में सबसे मजबूत चुंबकीय पदार्थ है। ये आप VVI क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उन चीजों को भी आप लेकर साथ साथ चलते रहिए। फेरस सल्फेट और ग्रीन विट्रियल नाम से भी जाना जाता है। इसको Fe3O4 को फेरस सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीन विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको VVI है, ये VVI नोट कर लीजिए। ग्रीन विट्रियल के नाम से अगर किस यौगिक को जाना जाता है तो Fe3O4 फेरस सल्फेट को बोला जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे वही बातें कही गई हैं जो मैं आपको आसान भाषा में समझाया गया। ये सबसे अधिक वाले को संतुलित करना है, फिर इसका परमाणु संख्या लिख लेना है, उत्पाद का परमाणु संख्या लिखना है, अभिकारक का परमाणु संख्या लिख लेना है, उत्पाद का परमाणु संख्या लिखना है। मैंने वही चीजें समझाई गई हैं कि कैसे इसको संतुलित करना है। मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। मैंने वही बात बताया, समीकरण को संतुलित करने के लिए आप सूत्र को नहीं बदल सकते। जैसे मैंने आगे बताया ना, O2 है तो अगर यहाँ पर O2 है तो उधर भी O2 ही रहिएगा। इना कि संतुलित करने के लिए आप इसको O8 कर दीजिएगा, नहीं, जो करना है तो उसको आगे लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस सूत्र में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वही बात ये बोल रहा है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों सूत्र में बदल नहीं सकते। मैंने सूत्रों को बदल नहीं सकते, जो उसका यूनिवर्सल उसका सूत्र है उसी को रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर, मैंने वही चीजें बताई हैं, 4 गुणांक लगाकर उसको संतुलित करने का ये विवरण बताएगा। सब चीज वही है, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता दिया। वो संतुलित करने का नियम बता रहा है आपको, कैसे कैसे करना है मैं आपको बता दिया। सबसे पहले आपको बड़े परमाणु वाले को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आपको सूत्र में कोई चेंजेस नहीं करना है। ये 2 है, उधर 4 है हाइड्रोजन, इधर आपको 4 करना है, तो यहाँ पर इसको 4 नहीं कर सकते, इसको आगे लगा के 4 कर सकते हैं। मतलब उसका समीकरण को आपको सूत्र को चेंज नहीं करना है।
सबसे बड़े वाले को पहले संतुलित कर लेना है। सबका परमाणु संख्या फर्स्ट सबसे पहले गिन लेना है कि किसके पास कितने परमाणु है। लोहा के पास यहाँ कुछ नहीं है तो लोहा के पास 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के पास देखिए 2 परमाणु है और ये तो संतुलित किया गया है। मतलब मेन सूत्र तो उसका मेन क्वेश्चन तो यहाँ पर था, तो सबसे पहले उसको काउंट कर लेना है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, पहले दोनों तरफ मिला लेना है। इधर 2 है तो इधर भी 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर कितना है, इधर लोहा कितना है, इधर लोहा कितना, मतलब यही चीजें आपको पहले गिन लेना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले संतुलित कीजिए और उसके बाद जो छोटा वाला है उसको संतुलित कीजिए, फिर उससे जो छोटा वाला है उसको संतुलित कीजिए। इससे आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। यही चीजें सब पूरी लिखी हुई हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ भी इसको भी संतुलित करके दिखा दिया गया, जैसे मैंने संतुलित करके आपको दिखाया। अब ये लास्ट में इसको संतुलित समीकरण कहेंगे। अब देखिए दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। यानी समीकरण असंतुलित दिया गया था, ये जो समीकरण है ये असंतुलित दिया गया था, इसको संतुलित करना था। तो आपको क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको संतुलित करने वाला, बहुत सारे रिएक्शन आप संतुलित करके अपने से भी सीख सकते हैं। आपका कोई साइंस का कोई बुक होगा एक्स्ट्रा, कोई किसी का तो छोटा मोटा अपने से लिख के आप संतुलित कर सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये देखिए VVI का स्क्वायर ला लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। जो इस तरह जो समीकरण हम लोग संतुलित किए हैं, इस समीकरण को संतुलित करने को कौन सा विधि कहा जाता है, इसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल विधि। याद रखिए, इस प्रकार परमाणु की संख्या गिन के उसको उत्पाद और अभिकारकों को जो परमाणु संख्या उनको काउंट करके फिर उसको संतुलित करते हैं हम लोग, तो इसको कौन सी विधि कहेंगे, हीट एंड ट्रायल विधि। इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं क्योंकि सबसे छोटी परमाणु संख्या के गुणांकों का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ये आपको बता दिया। चलिए अब उसके आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी भौतिक अवस्था में माने जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, वो उसकी अवस्था कैसा है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठोस है, द्रव गैस, माने किस अवस्था में है, उसको पहचानने के बारे में आगे बताया गया है। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों को की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इस समीकरण में उसकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं होती है, माने जो समीकरण लिखा गया उससे क्या पता चलता है कौन गैस में है, कौन लिक्विड में, पता नहीं चलता है। वही बात बता रहा है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों को के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों को गैस, द्रव, जलीय गैस, ठोस अवस्था में क्रमशः GLAQS के रूप में दर्शाया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी तत्व, जैसे कोई भी हम समीकरण लिख दिए, जैसे आप यहाँ पर लिख दीजिए हाइड्रोजन लिख दिए प्लस ऑक्सीजन लिख दीजिए और ये बन गया H2O बन गया। तो हमको क्या पता कि ऑक्सीजन ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ऐसे तो हम नॉर्मल जानते हैं ऑक्सीजन है तब बता पा रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन से कहाँ पता चल जाए कि ये गैस में है, ये जल, ये लिक्विड में है कि ना, वही बात बता रहा है। तो इसको क्या बोला है कि इन चीजों को दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि जो गैस है उसको G से दर्शाएंगे, L को लिक्विड से दर्शाएंगे, और जलीय जिसमें मतलब जो जल मिला हो उसे AQ से दर्शाएंगे, जो तरल के रूप में, जो लिक्विड के रूप में उसे L से दर्शाएंगे, जो गैस के रूप में उसे G से दर्शाएंगे, जो जलीय घुल हो माने जो जल में घुला हो, जैसे सोडियम ही हो गया, वो जल में अगर घुला गया है और वो शामिल हुआ है रिएक्शन में तो उसको AQ से दर्शाएंगे, और जो ठोस हो यानी सॉलिड हो उसे S से दर्शाएंगे। अभिकारक तथा उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे AQ कहते हैं। वही बात बोल रहा है, जब अभिकारक या उत्पाद कोई में से जब कोई पदार्थ हो जल में घुला हो तो उसको संकेत आपको AQ देना है। अब देखिए आगे यही बात बोल रहा है, जैसे Fe दिया है, अब यहाँ S लगा दिया। इसका मतलब क्या समझते हैं, जो लोहा है वो सॉलिड के रूप में है, ये ठोस के रूप में है। H2O ये जल है, जल तो लिक्विड होता है लेकिन रिएक्शन में G लिखा है, यानी ये अभिक्रिया में गैस के रूप में शामिल हुआ है, यानी ये भाप, यहाँ पर रिएक्शन में भाप शामिल हुआ होगा। अब ये G नहीं लिखा रहता तो आप क्या सोचते हैं कि रिएक्शन में जल शामिल है, लेकिन इसने G लगा दिया तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर जल शामिल नहीं है, भाप शामिल है, यानी वो जल के रूप में नहीं शामिल है, ये गैस के रूप में शामिल है। तो ये सिर्फ G का देखिए पावर कितना होता है। वही बात ये बोल रहा है कि सिर्फ समीकरण ये समीकरण आप लिख देंगे तो इसकी अब भौतिक अवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जो नॉर्मल समीकरण लिखा जाता है, रासायनिक लिखा जाता है, उसे नहीं पता चलता कि भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन जब इन चीजों का हम
साथ लेते हैं, इन लोग का हेल्प लेते हैं, तो हमें पता चलता है रिएक्शन और सूचनापूर्ण बन जाता है और आसान बन जाता है कि आखिर रिएक्शन है कैसा। गैस में रिएक्शन हो रहा है, गैस के बाद सॉलिड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, कैसा बन रहा है, उन सब चीजों के बारे में ये बता रहा है। तो वही बता रहा है H2O ये गैस के रूप में, Fe3O4 ये सॉलिड यानी ये ठोस के रूप में बना, Fe3O4, और फिर ये H2 ये हाइड्रोजन बना, ये गैस के रूप में बना। तो यही बात ये बोल रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में, देखिए 1.10 में H2O के साथ G का चिन्ह का उपयोग किया गया है। देखिए H2O की जगह G का चिन्ह का दर्शाया गया है। इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। वही बात बोला ना, ये अब ये G नहीं लिखा रहता, ये G नहीं लिखा था, हम लोग सोचते ये जल ही है, लेकिन ये G लगाते इसका मतलब ये भाप के रूप में उपयोग किया गया है। हर रासायनिक समीकरण को भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता जब तक आवश्यक ना हो। ये मतलब हमेशा ये नहीं लिखा जाता, जब आवश्यकता हो तभी ये इसका चिन्ह लगाया जाता। मान लीजिए कोई रिएक्शन में आपको अब कोई क्या लैब में प्रयोगशाला में कोई अब रिएक्शन कोई बना रहा है, कोई मिला जुला रहा है, तो उसको वहां पे उसको क्या होता है कोई सब चीजें की जरूरत होती है, सॉलिड लिक्विड गैस की। ऐसे जरूरत ना हो तो इसको लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, जहां उपयोगी होता है वहीं पे लिखा जाता है। वही बात ये बोल रहा है। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के रूप में या ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। अब क्या है कि जैसे कोई रिएक्शन हो गया, अब उसको कितने डिग्री पर, अब मान लीजिए यही हाइड्रोजन ही हो गया प्लस ऑक्सीजन ही हो गया, अब जब H2O बना, अब मान लीजिए ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये तो लिखना मैंने जान गया। अगर गैस के रूप में इसको लिखना हो तो इसको गैस लिख देंगे, इधर गैस लिख देंगे, इसको लिक्विड लिख देंगे, मान लीजिए ये तो दर्शा सकते हैं। अब हम कहेंगे कि नहीं ये 400 डिग्री पे इसको करना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे, अब किसको कहाँ लिखेंगे, तो वही बात बोल रहा है। तो 400 डिग्री के बारे में हम लोग यहाँ लिखते हैं, यही सब चीजें बताया है। तो अब देखिए क्या होता है, जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, अब H2O इसको क्या होता है 300 ATM पर, मतलब 340 ATM पर इसको जब रिएक्शन कराया गया तो CH3O पर यहाँ भौतिक अवस्था को संतुलित करने, मतलब वही चीजें बताया गया। अब जैसे यहाँ है 6CO2 12 H2O, अब ये रिएक्शन कराया गया तो किसके उपलब्ध है, किसकी सहायता से ये कराया गया, ये सहायता के बारे में बता रहा है। ये तो पता चल गया कि ये जलीय में है, जलीय घोल है इसका, ये ऑक्सीजन है, ये गैस लिक्विड कुछ भी बना, लेकिन ये किसकी सहायता से बना, जो भी सहायता से लिखा जाता है उसको तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाए। जैसे सूर्य के प्रकाश में के उपस्थिति में ये जो इस प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है, ये तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल अगर दर्शाना हो तो तीर के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन होगा 300 ATM पे इसका रिएक्शन कराया गया। यहाँ पर अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, नहीं तीर के ऊपर नीचे ये सब चीजें दर्शाई जाती हैं। यही सब चीजें लिखी हुई हैं। इस प्रकार आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। अब इसको संतुलित कर सकते हैं। आप देखिए इसको संतुलित करना है, जैसे देखिए 6O2 हो गया, यहाँ पर मतलब इसको संतुलित करके लिखा गया है। आप संतुलित अगर नहीं लिखा हो तो वहीं काउंट करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लोहा के बारे में जिक्र किया है, यहाँ पे Fe3 ये तो बता दिया मैंने। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र किया है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब CO अगर NCERT में अगर CO दे दिया तो इसके बारे में भी जान जाते हैं। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, प्राकृतिक गैस होता है। लकड़ी, मोटर वाहन, बिजली संयंत्र, हीटर, जनरेटर, ईंट की भट्टी आदि के द्वारा दहन स्रोतों से, मतलब लकड़ी जलती है, मोटर वाहन जब उसका धुआं निकलता है, बिजली संयंत्र में जो धुआं निकलता है, जनरेटर, ईंट भट्टी में जो धुआं निकलता है, तो दहन के रूप में यह उत्सर्जित है, यानी यह निकलता है, उस टाइम ये निकल सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देखे होंगे जब घर में जब खाना बनता था पहले जमाने में लकड़ी पे, और फिर वो गोबरी का जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उससे बनता है, तो जो धुआं निकलता है वही कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो बहुत हानिकारक होता है। अब देखिए यहाँ पर जिक्र किया है CH3OH, इसको मेथनॉल कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। CH3OH इसे मेथनॉल कहते हैं, इसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे वुड ऑफ स्पिरिट भी कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन आगे पूछेगा, वुड ऑफ स्पिरिट किसे कहा जाता है, तो CH3OH को, मिथाइल को, मिथाइल अल्कोहल को, यानी इसे मिथनॉल भी कहते हैं। इसका नाम मिथनॉल भी है, मिथाइल अल्कोहल भी है। बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तेल, ग्रीस, दूसरे दूषित पदार्थों को हटाने के लिए, मैंने जो तेल, ग्रीस और दूसरे पदार्थ जो लगाया रहता है किसी मशीन में, तो उसको सफाई एजेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसको CH3OH को, मिथनॉल को। यह बहुत जहरीला होता है, मिथनॉल होता है बहुत जहरीला होता है, जो
जो नहीं पीने वाला अल्कोहल है, यानी इसको पिया नहीं जा सकता। ये ऐसा अल्कोहल है मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल जिसको पिया नहीं जा सकता है। इसे वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, यानी लकड़ी का अल्कोहल भी इसको कहते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, पेंट, स्याही, वार्निश, रेजिन, सुगंध वाला सौंदर्य सामान बनाने में उपयोग है, मतलब सेंट उंट में, नहाने वाने के सामान में, और पेंट, स्याही, वार्निश, इन सब चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब CH3OH का एक और भाई होता है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, CH3CH2OH, या इसको C2H6O या C2H5OH भी कहा जाता है। इसका नाम होता है इथेनॉल होता है। इसको इथेनॉल वही होता है जो जब दारू पीते हैं तो इसमें इथेनॉल भी मिला जाता है। ये उसका बड़ा भाई है मेथनॉल। ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको पिया नहीं जाता, इसको कारोबार में यूज किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा उससे कम खतरनाक होता है, इसलिए इसको दारू बनाया जाता है। इसमें जो देसी दारू होता है उसमें इसको मिला के जितने भी दारू होते हैं उसमें ये पाया जाता है, और इसको पी के बेवड़ा बनता है। तो एथिल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, इसका नाम है अनाज अल्कोहल इसको कहा जाता है। पीने का अल्कोहल मैंने पीने वाला शराब भी इसको कहते हैं। अनाज अल्कोहल कहते हैं इसको, एथिल अल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। मैंने इथेनॉल को ही, ये इथेनॉल का सूत्र है मेनली, ये जो चीजें हैं ये इथेनॉल का CH3 CH2OH C2H6O या C2H5OH, इसको इथेनॉल कहते हैं। एथिल अल्कोहल, अनाज अल्कोहल, पीने का अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। यह कम खतरनाक होता है, कम जहरीला होता है, यानी थोड़ा कम खतरनाक कम जहरीला होता है। अभी देखिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन दिया है, ये भी याद रखना है। अब प्रकाश का 6CO2, ये हाइड्रोजन के बारे में बता ही दिया, इसके बारे में बता ही दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता ही दिया। अब CO2 के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 दिया है, तो CO2 के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये भी रंगहीन होता है, गंधहीन गैस होता है, या ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस आप जानते ही हैं, SO2 NO2 होता है, उसमें भी ये आता है, CO2 आता है। या मानव का श्वसन और रक्त pH को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये जो मानव का जो श्वास होता है, जो सांस लेते हैं हम लोग, रक्त pH को, माने जो रक्त का pH होता है 7.4 होता है, शायद 7.4 होता है, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है, माने उसको बढ़ने घटने नहीं देता है। तो CO2 का बहुत योगदान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के जरिए O2 बनाने के लिए CO2 का यूज होता है, माने जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें CO2 का उपयोग होता है। क्यों? O2 बनने के लिए, ऑक्सीजन बनने के लिए। पता ही है हम लोग से पेड़ पौधे होते हैं जो हम लोग से CO2 लेते हैं और बाद में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोग के लिए उपयोगी होता है। तो हम लोग से लेते हैं, तभी उत्पाद के अभिकारक के रूप में वो हमसे लेते हैं, उत्पाद के रूप में वो ऑक्सीजन बना के देते हैं। वही चीजें बताई हैं। या आग बुझाने के लिए भी CO2 का यूज होता है। जो आग बुझाता है, जो वो बड़ा बड़ा सिलेंडर, आप कोई बड़ी अथी में गए होंगे, होटल में गए होंगे या बिल्डिंग में गए होंगे या कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे, तो एक लाल कलर का सिलेंडर आपको दिखेगा। वो लाल कलर का एक सिलेंडर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी CO2 भरा रहता है। जो एक सिलेंडर होता है, आप देखेंगे कहीं बिल्डिंग में या हॉस्पिटल में रखा रहता है, लाल कलर का छोटा सा सिलेंडर होता है। अब देखिए यहाँ पर C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये भी VI क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये याद रखना है ग्लूकोज का। इसके साथ साथ एक चीनी होता है C12H22O11, ये भी आपको याद करना है, नोट कर लेना है। चीनी का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत VI क्वेश्चन है, हर एग्जाम पूछता है। ये भी कुछ आपको ये बता दिया, हाइड्रोजन भी बता दिया। चलिए, थ्योरी खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है तभी उसको रिएक्शन कराया जाता है, पहले उसको साफ कर लिया जाता है वायु में जलाने से पहले। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को सरेस पत्र से रगड़ कर साफ किया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको देखिए, जो पंचर होता है, जो टायर ट्यूब पंचर बनाता है, वो देखिए सरेस पत्र पर उसको रगड़ता है, ट्यूब को रगड़ कर साफ किया जाता है। उसी को सरेस पत्र बोलते हैं या ग्लू पेपर इसको बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम रिबन को सरेस पत्र से रगड़ कर साफ किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि इस पे सतह पर जमी ऑक्साइड की परत हट जाए और जिससे शुद्ध मैग्नीशियम रिबन जले। क्या होता है कि जो रिबन होता है वो बहुत टाइम पर रखने पर उसमें नमी आ जाती है। नमी आने पर क्या होता है, उसमें ऑक्साइड की परत बैठ जाती है। जैसे नहीं होता है लोहा पे जंग जैसा बैठ जाता है, वैसे भी मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। उसको क्या कहते हैं? जो सरेस पत्र है उसको रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, उसके बाद रिएक्शन कराया जाता है। तो वही ये बात बोल रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बैठ जाती है और उसको सरेस पत्र से साफ किया जाता है ताकि उसको बढ़िया से जो शुद्ध रिबन प्राप्त हो, वो अच्छे से जले और अच्छे से रिएक्शन हो।
अब दूसरा आता है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, अब ये शब्द समीकरण लिखा गया है, इसको पहले क्या लिखना है, इसको रासायनिक समीकरण में लिख के तब संतुलित करते हैं। अब हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन, जब रिएक्शन करा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अभी क्या है देखिए यहाँ पर अब इसको संतुलित करेंगे। पहले इसको सूत्र लिख लेंगे, रासायनिक समीकरण, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिख दिए, क्लोरीन का आपको पता है गैस कभी भी अकेले लिखा है, यहाँ 2 क्यों लिखा है, हाइड्रोजन तो H होता है 2 क्यों लिखा है, तो गैस कभी भी अकेले लिखा जाता है। कभी ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन आपको 2 ही लिखा है, जैसे सोडियम हो तो उसको Na लिखेंगे, Na, लेकिन ये गैस नहीं है, लेकिन जो भी गैस होगा, जैसे नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन गैस है तो इसको N2 लिखेंगे। ये हमेशा 2 अणु के साथ ही आता है, 2 परमाणु के साथ ही आता है। ये आगे आपको बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, लेकिन ये इतना याद रखिए हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। अब जैसे लोहा हो गया, तो लोहा तो गैस नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब जैसे आ गया आपका क्या होता है, हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन है तो इसको हमेशा 2 लिखेंगे, क्योंकि ये गैस के रूप में होता है, तो 2 अणु के रूप में लिखा जाता है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन भी गैस है तो इसलिए 2 लगा दीजिए। अब ये रिएक्शन करके क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप देखिए ये तो असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 1 ही है, ये तो असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये दोनों 2 है तो सबसे बड़ा वाला क्या है, दोनों तो बराबर ही है, तो पहले दोनों को समीकरण करते हैं। तो जो यहाँ पर Cl2 है तो पहले Cl को 2 करेंगे तो आगे 2 लगा दिया, फिर हाइड्रोजन को 2 करना है तो ऑटोमेटिक ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला आता है BaCl2, और एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है Al2SO4 और फिर क्या होता है बेरियम सल्फेट का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे BaSO4 LCA3। तब क्या होता है कि आपको हाइड्रोजन का तो पता ही है परमाणु संख्या, ये पहले हाइड्रोजन इन लोग का जिक्र किया है तो इन लोग को पहले परमाणु संख्या हमको हमेशा याद रखना है। हाइड्रोजन 1 पे आता है, क्लोरीन 17 पे आता है। अब बेरियम यहाँ पर दिया, बेरियम क्लोराइड का, तो बेरियम कितने पता है 56 पे, याद रखिए 56 पे बेरियम आता है, जिसे संयोजकता +2 होती है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिख दिए। और यहाँ एल्युमिनियम कितने पता है 13 पे एल्युमिनियम आता है, ये आपको याद रखना है। सल्फर कितने पता है 16 पे, ये भी याद रखना है। अब इसको पहले, अब ये तो देखिए क्या करता है, यहाँ पे बेरियम 1 है तो यहाँ भी बेरियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, यानी असंतुलित समीकरण है। इसको पहले संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा हो उसको पहले संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर SO4 ये सबसे बड़ा है, SO4 सबसे बड़ा है, तो पहले SO4 इधर देखते हैं, SO4 तो इधर भी है, ये संतुलित है। बेरियम 1 SO4 4, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको पहले संतुलित करेंगे। यहाँ पे SO4 देखिए, यहाँ पर होल थ्रेस है, ये थ्रेस इधर, थ्रेस कुछ भी नहीं है, 1 है। पहले इसको संतुलित करने के SO4 को पहले 3 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 लगा देंगे। यहाँ पे 3 लगा देंगे, SO4 ये 3 हो गया, यानी 4 3 12 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये 12 ऑक्सीजन हो गया, ये भी 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। ये देखिए 12 है, यहाँ पर 4 ही था ऑक्सीजन, तो 12 कर दिए इधर भी। अब सल्फर यहाँ पर देखिए 3 था, यहाँ भी सल्फर 3 हो गया। बेरियम यहाँ 3 हो गया, इधर बेरियम को 3 लगा देंगे तो ये भी बेरियम 3 हो गया। अब बेरियम 3 लगाने से क्या होगा, क्लोरीन 6 हो गया, 3 दूनी 6। अब इधर भी क्लोरीन 6 करना है, यहाँ पर 3 ही था क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, क्लोरीन 6 हो गया। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो गया, तो देखिए संतुलित हो गया। जैसे बड़े वाले को पहले लेके गए, क्योंकि देखिए सबसे यहाँ पर 3 सबसे बड़ा है, 2 है, 2 यहाँ 4 है, लेकिन ये 4 तो इसका पास भी है, यानी सबसे बड़ा ये होगा ना, तो 3 पहले इसको लेके चलेंगे। तो ऑक्सीजन देखेंगे, इसमें गुना होता है, 4 3 12 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 4 ही ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन हो गया। तो पहले इसको संतुलित करेंगे, तो 3 यहाँ लगाएंगे तो 4 3 12 ये भी हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन जब ये 12 हुआ तो 3 यहाँ पर सल्फर हो गया, तो सल्फर तो ऑटोमेटिक 3 ही है, लेकिन 3 यहाँ बेरियम हो गया। जब 3 बेरियम हो गया तो यहाँ पर भी बेरियम की जगह पर 3 यहाँ लगा देंगे, तो 3 बेरियम यहाँ हो गया। अब बेरियम 3 लगाने से क्लोरीन 6 हो गया, तो क्लोरीन जब 6 हो गया तो यहाँ भी क्लोरीन जब देख रहे हैं कि 3 है तो 2 लगा देंगे, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब 6 लगाने, यहाँ 2 लगाने से एल्युमिनियम 2 हो गया, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ देख लेकर एल्युमिनियम 2 है, तो ये संतुलित हो गया। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, ये संतुलित समीकरण हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तीर के इस साइड वाले को अभिकारक बोलते हैं, तीर के इस साइड वाले को उत्पाद बोलते हैं।
तीर से इस साइड दोनों अभिकारक के बीच प्लस लगाते हैं, उत्पाद के बाद भी प्लस लगाते हैं, यही बात पहले पता। तीसरा रिएक्शन है सोडियम प्लस जल। रिएक्शन का सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। तो सोडियम का होता है Na, जल का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन का H2। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब सबसे पहले समीकरण को देख रहे हैं संतुलित करने के लिए कितना सबके पास कितने परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यानी ये समीकरण असंतुलित है। देखिए सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये तो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी तो संतुलित है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे इधर 3 हो रहा है, 2 ये यहाँ, 1 यहाँ, 3 यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 ही है। तो इसको पहले संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए पहले यहाँ पर कमी 1 ज्यादा हो रहा है, पहले यहाँ से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। 2 इधर लगा देंगे तभी तो 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, 4 इधर भी हाइड्रोजन हो गया। अब सोडियम क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 यहाँ सोडियम हो गया, तो 2 यहाँ लगा देंगे, तो 2 सोडियम यहाँ हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो ही गया, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। मैंने ऐसे आपको काउंट करके देख लेना है। अब आगे कहा था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों तथा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मैंने अभिक्रिया के उनकी अवस्था भी लिखना है, संकेत भी लिखना है और संतुलित समीकरण भी लिखना है, संतुलित करके लिखना है। तब जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में जब बेरियम क्लोराइड को बोले ना कि जल में कोई भी अगर मिला हो तो वो जलीय हो जाता है। तो जल में जब बेरियम क्लोराइड मिले, ये AQ हो गया यहाँ पे, यानी जल में घुला हुआ है। AQ को अगर लिक्विड में होता तो सिर्फ L, लेकिन जलीय घुला है तो AQ। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र है BaCl2, ठीक है, AQ में आ गया। अब क्या हो गया, आगे सोडियम सल्फेट N2SO4, ये भी हो गया, ये भी बिलियन में है। देखिए जल में बेरियम तथा सोडियम सल्फेट, ये भी जल में है, ये भी जल में, इसके आगे भी AQ लगेगा। सोडियम सल्फेट का NO2SO4 फॉर्मूला होता है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया और तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बना। ये अघुलनशील का अवक्षेप बनता है। अघुलनशील मतलब क्या है, वो ठोस है, इसलिए यहाँ पर सॉलिड लिख दिया, यहाँ पर AQ लिख दिया। यानी यहाँ पर क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड का बिलियन बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड का बिलियन बनता है, यानी जलीय विलयन बनता है। तो यहाँ पे AQ डाल दिया। अब इसको समीकरण का संतुलित करेंगे। जैसे NO2 हो गया तो यहाँ पर 2 लगा दिए, आगे 2 लगा दिए यहाँ पे, तो समीकरण संतुलित हो गया। देखिए 2 Na2 हो गया, 2 Cl हो गया, 2 Cl यहाँ भी हो गया, 2 Cl इधर भी है, बेरियम भी है, SO4 ये हो गया। अब आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जल में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला आता है AQ। ये जलीय जब कह दिया तो इसमें AQ लगा दिए जलीय विलयन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में, देखिए ये भी जल कोष्ठ में जल डाला है, यानी जलीय ये भी हो गया। तो HCl को ये भी AQ कर दिया, हो गया जलीय विलयन। अब क्या कर रहा है कि विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तथा जल बनता है। अब सोडियम क्लोराइड का विलयन तो NaCl AQ, ये भी विलयन बन रहा है, जलीय विलयन, तो AQ ये हो गया और जल बनता है H2O। अब जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड बन गया। इस तरह से मैंने इसका भी आगे कर दिया। अब आगे का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अब ये जो आगे वाला जो है रासायनिक, अभी इसके आगे पड़ता है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये रेलवे ग्रुप डी में सबसे VVI क्वेश्चन है और इस NCERT से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप थोड़ा बेसिक चीज भी पढ़ लिया करें, थोड़ा बेसिक। आप 1 से लेकर कम से कम 20 तक आपको परमाणु संख्या याद कर लेना है। और उसके बाद जो मेन परमाणु संख्या है, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, कितने पे आता है, 27 पे, जिंक 30 पे आता है, तो ऐसे करके आपको, जैसे सिल्वर आ गया 47 पे आता है, बेरियम कितने 56 पे आता है, ये सब चीज याद रखना है। और दूसरी बात, रसायन के पिता किसे कहते हैं, एंटोनियो लेवोइज़ियर को कहते हैं। अभी तक कितने तत्व ज्ञात हुए हैं, 118 तत्व आदि ज्ञात हुए हैं। प्रकृति में कितने उपलब्ध है, 92 है। आर्टिफिशियल कितने, 26, मैंने 92 118 में से 92 प्रकृति में है, मैंने हमारे नेचर में उपलब्ध है। और 26 कृत्रिम, मैंने मानव द्वारा मिक्स करके बनाया गया, आर्टिफिशियल बनाया गया। तो 6 2 8 9 2 11 118 हो गया। कक्षा 7 होते हैं KLMNO आपको याद ही होगा। ये बोर बरी मॉडल इसको कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है।
प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको ये 8वीं 9वीं में पढ़ी होंगी ये सब चीजें। उप कक्षा 4 होते हैं स्पीड df। अब यहाँ पे क्या होता है कि n के जगह पे 1 रखेंगे, ये के वाले 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, 4 5 6 7। तो जैसे अब पूछेगा अगर ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर n के जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर यानी 2 हो गया। अब ये अगर चौथा इलेक्ट्रॉन, अब पूछेगा चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, 2n² के जगह पर 4 रख देंगे n के जगह पर, तो 2 × 4 × 4, 4 16 दूनी 32। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में